Hello guys, welcome to channel Arvind Nath Lecturer Economics. गाइस आज हम पढ़ने वाले प्रवक्ता सीरीज 4 भाग फर्स्ट यानी भाग फर्स्ट की सीरीज नंबर 4 चौथी सीरीज पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए पहला प्रश्न है यानी प्रश्न नंबर 41। प्रश्न है तुष्टि गुण होता है। ए ऑप्शन है केवल लाभदायक वस्तुओं में, केवल हानिकारक वस्तुओं में, दोनों प्रकार की वस्तुओं में और दोनों में से कोई भी नहीं। तो क्या है लाभदायकता का संबंध किस प्रकार की वस्तुओं से होता है? तो बताइए कि ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो तुष्टि गुण होता है ये यानी उपयोगिता का जो गुण होता है उसका संबंध किसी लाभदायक और हानिकारक वस्तुओं से नहीं होता है। कहने का मतलब उपयोगिता हर किसी प्रकार की वस्तु में क्या होती है, विद्यमान होती है, चाहे वह सिगरेट ही क्यों ना हो। तो जो सिगरेट पीने वाला होगा, जो नशेड़ी हो, जो व्यक्ति होगा, नशेड़ी व्यक्ति जो होगा, उसके लिए उसकी उपयोगिता है। यानी चाहे हानि वाली वस्तुएं हो चाहे लाभ वाली वस्तुएं हो, दोनों में तुष्टि गुण पाया जाता है यानी उपयोगिता का गुण पाया जाता है। नाउ प्रश्न नंबर 42 प्रश्न है सीमांत उपयोगिता के शून्य होने पर कुल उपयोगिता होती है। सीमांत उपयोगिता जब शून्य हो जाती है तो कुल उपयोगिता, ये मैंने आपको चित्र बताया था, ये है कुल उपयोगिता का चित्र। और सीमांत उपयोगिता क्या होती है, यूँ घटती जाती है। तो जब ये हो गई एमयू, ये हो गई मार्जिनल यूटिलिटी और ये हो गई टोटल यूटिलिटी। तो जब जब मार्जिनल यूटिलिटी की बात कर रहा है, सीमांत उपयोगिता जब शून्य होती है तो कुल उपयोगिता कैसे होती है? तो बताए कुल उपयोगिता कैसे है यहाँ पर? ये कैसे अपने अधिकतम अवस्था में, यानी 42 का आंसर क्या हो गया? सी हो जाएगा। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 43। कुल उपयोगिता उस समय गिरती है जब सीमांत उपयोगिता हो जाती है। सीमांत उपयोगिता क्या होती है? ऋणात्मक। अभी मैंने बताया ये आपका टीओ है और ये है आपका क्या है, एमयू मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये यहाँ से ऋणात्मक कब होता है? जब सीमांत जब मार्जिनल यूटिलिटी ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता क्या होती है उस टाइम? ये देखिए कुल उपयोगिता उस समय गिरती है, ये उस समय गिरती है जब सीमांत उपयोगिता हो जाती है। कितनी हो रही है यहाँ पर? ये जब गिरना स्टार्ट करेगा तो ये क्या हो रही है? ऋणात्मक हो रही है। यानी 43 का ऑप्शन नंबर सी, यानी जब कुल उपयोगिता उस समय गिरती है जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। अब है प्रश्न नंबर 44वां प्रश्न है। क्या है 44वां प्रश्न? सीमांत तुष्टि गुण से आशय है। सीमांत तुष्टि गुण से आशय है। क्या आशय है सीमांत तुष्टि गुण से? वो हम इस विकल्प के अनुसार से करेंगे। कुल तुष्टि गुण माइनस है यानी ऋण औसत तुष्टि गुण, एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल तुष्टि गुण में हुई वृद्धि की मात्रा। तो हमें अन्य ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं। सीमांत का मतलब होता है एक अतिरिक्त इकाई। तो जैसे जैसे हम एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करते हैं तो उससे जो कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसके लिए बोलते हैं सीमांत तुष्टि गुण। यानी ये क्वेश्चन नंबर 44 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? 44 का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। अब है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर हम चलेंगे। जब कुल तुष्टि गुण अधिकतम होता है तो सीमांत तुष्टि गुण होता है। ये मैंने अभी पर बताया
कि जब कुल तुष्टि गुण क्या होता है, अधिकतम होता है, ये है टोटल टोटल यूटिलिटी, तो मार्जिनल यूटिलिटी, और ये है आपका MU। जब टोटल यूटिलिटी क्या होता है, अधिकतम है, तो सीमांत उपयोगिता देखो यहाँ पर कितनी है, ये 0 अक्ष पर है, यानी ये 0 है, ये OX है, तो यानी ये O के बराबर है, यानी 0 है यहाँ पर। इसका मान कितना है, 0। जब टोटल यूटिलिटी अधिकतम होती है, ये टॉप लेवल है इसका, तब यह 0 लेवल पर होती है। तो इसका आंसर क्या हो गया 45 का, ए ऑप्शन हो गया करेक्ट। अब 46वां प्रश्न है, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता क्या होती है, घटती दर से बढ़ती है या घटती दर से घटती है, तो क्या है, घटती दर से घटती, यानी धीरे धीरे घटती है। तो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 46 का ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 47 पे। तुष्टि गुण से अभिप्राय यानी उपयोगिता, तुष्टि गुण के लिए बोलते हैं यूटिलिटी। तुष्टि गुण से अभिप्राय किसी वस्तु की आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति या फिर किसी वस्तु में निहित अच्छाई या वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा या वस्तु की आवश्यकता। तो इसका सिंपल से आंसर है, आंसर नंबर ए, किसी वस्तु में आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति को हम क्या बोलते हैं, तुष्टि गुण बोलते हैं या उपयोगिता कहते हैं, सेटिस्फैक्शन। क्लियर, यानी यूटिलिटी। 48 क्वेश्चन है, जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक रहती है किंतु घटती जाती है तो कुल उपयोगिता क्या होती है। अभी मैं बार बार इसी चित्र, जब कुल उपयोगिता ये है और मार्जिनल यूटिलिटी ये हमेशा क्या होती है, गिरती जाती है, ये टोटल यूटिलिटी है। आइए, जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती, ये थोड़ा शुरुआत में मतलब यहाँ से यहाँ तक जब तक ये 0 नहीं होती तब तक ये धनात्मक होती, धनात्मक मतलब जो माइनस में ना हो, धनात्मक रहती किंतु घटती जाती है, तो कुल उपयोगिता होती है, तो कुल उपयोगिता होती है बढ़ती दर से बढ़ती है या स्थिर दर से बढ़ती है या घटती दर से बढ़ती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 48 का सी हो जाएगा, यानी घटती दर से बढ़ती है। ये देखो, ये धीरे 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 ये बढ़ रही है और यहाँ तक ये बढ़, यानी इसकी स्पीड कैसी है, स्लो स्पीड, यानी बढ़ने की तो है लेकिन कैसी स्पीड है इसकी, स्लो स्पीड है। 49 का कोई अब है क्वेश्चन नंबर 49 प्रश्न है आपका, कुल तुष्टि गुण वक्र सदैव ऊपर उड़ता है सदैव नीचे गिरता है, पहले ऊपर चढ़ता है बाद में नीचे गिरता है, पहले नीचे गिरता है, क्या है उत्तर, क्या हो जाएगा इसका, सी। यानी पहले ये क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर स्थिर होकर फिर नीचे ये गिरता है, टोटल यूटिलिटी का। 49 का ऑप्शन नंबर क्या है सही, सी। अब प्रश्न नंबर 50, उदासीन वक्र विश्लेषण, जो उदासीन यानी इनडिफरेंस जो कर्व है, जिसकी रचना किसने की थी, हिग्स ने की थी। तो यह गणनावाचक दृष्टिकोण है या क्रमवाचक दृष्टिकोण है या उपयुक्त दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है क्रमवाचक यानी ऑर्डिनल अप्रोच थ्योरी। जबकि जो है कार्डिनल जो है अप्रोच थ्योरी है, ये मार्शल ने दी थी, ये मार्शल ने दी थी कार्डिनल यानी गणनावाचक, कि हम इसको क्या कर सकते, गणना कर सकते हैं। लेकिन जो हिग्स हैं, तो हिग्स ने कहा कि हम इसको गणना नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम अपनी जो आवश्यकताएं हैं उनको क्या कर सकते हैं, ये क्रम में रख सकते हैं कि किस चीज़ की उपयोगिता हमारे लिए सबसे ज़्यादा, किसकी कम है किसकी कम है। तो इसके लिए बोलते हैं कर्म, कर्म मतलब सीरियल नंबर यानी ऑर्डर, यानी वो उसको आपने क्या कर दिए, यानी विभिन्न ऑर्डर में दे दी कि पहली वस्तु हमारे लिए ये है, जैसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या खाना है,
फिर क्या होता है, कपड़ा होता है, फिर जो ऐसे से हम किसी अन्य को जो अपने कर्म में रख सकते हैं, अपनी आवश्यकताओं को। अब आइए प्रश्न नंबर 51 पे। एक वस्तु की 10 इकाइयों से प्राप्त कुल उपयोगिता 240 है तथा 11वीं से प्राप्त कुल उपयोगिता 320 है, तो 11वीं इकाई की सीमांत उपयोगिता क्या होती है? तो सीमांत जब मैंने आपको टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी और एवरेज यूटिलिटी पढ़ाई थी, तो इन सब को मैंने विस्तृत रूप से आपको अपने वीडियो में मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, जो कि जो सिलेबस यानी 12th क्लास में है, जो कि यानी इस लेक्चर एग्ज़ाम में भी पूरा का पूरा सिलेबस वही है जो 11वीं 12वीं का यानी पूरा कोर्स इसमें है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें। तो देखिए यहाँ पर, यदि आप 10 इकाइयों का क्या करें, उपभोग कर रहे हैं और और उससे आपको टोटल 240 की उपयोगिता मिल रही है, और यदि 11वीं इकाई का प्रयोग करते हैं तो टोटल उपयोगिता यदि 320 होती है, तो 11वीं से की सीमांत उपयोगिता क्या होगी? तो इसके लिए क्या करेंगे कि सीमांत उपयोगिता का मतलब है, सीमांत का मतलब एक अतिरिक्त इकाई। तो अतिरिक्त इकाई के की जो उपयोगिता है उसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम कि जितनी टोटल मिल रही थी, पहले कितनी मिल रही थी, 10 से कितनी मिल रही थी, यानी कुल उपयोगिता कितनी मिल रही है 11वें से 320, 11वें से कितनी मिल रही है 320, जबकि 10वें तक जो कितनी मिल रही थी 240। तो 320 में से 240 को घटा दीजिए 80, तो इसका आंसर कितना आ रहा है 80। तो ये आपका 80 आपका इसका राइट आंसर होगा। अब है प्रश्न नंबर 52 कि क्रमागत तुष्टिगुण ह्रास नियम को निम्न में से क्या नाम दिया जाता है? क्रमागत तुष्टिगुण ह्रास नियम, तो इसे गोसेन का प्रथम नियम भी कहते हैं। क्रमागत तुष्टिगुण ह्रास नियम, इसे गोसेन का प्रथम नियम भी कहते हैं, और जबकि गोसेन का दूसरा नियम है समसीमांत उपयोगिता नियम। आप इसको भी नोट कर सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 53 है, उपभोक्ता एक अतिरेक का क्या तात्पर्य है? यानी उपभोक्ता के अतिरेक का क्या तात्पर्य है? अतिरेक, तो देखो पहला ऑप्शन है उपभोक्ता द्वारा की जाने वाली बचत या उपभोक्ता को प्राप्त होने वाला लाभ, या उपभोक्ता द्वारा ज़्यादा मात्रा में वस्तु की प्राप्ति, या वस्तु की वह अधिकतम कीमत जो एक उपभोक्ता देने को तत्पर है एवं वास्तविक बाजार कीमत का अंतर। इसका राइट आंसर है डी। इसे ये जो उपभोक्ता के अतिरेक का तात्पर्य पूछ रहा है, इसे उपभोक्ता की बचत के नाम से भी जाना जाता है भले, लेकिन यहाँ पर ये इसका मीनिंग पूछ रहा है। ये नहीं बोल रहा कि इसको क्या कहा जाता, नहीं, ये बोल रहा है कि इसका क्या तात्पर्य है। तो तात्पर्य का मतलब आपने उसका मीनिंग बताना, तो मीनिंग का मतलब उपभोक्ता की बचत या उपभोक्ता के अतिरेक का मतलब है यहाँ पर वस्तु की वह अधिकतम कीमत जो एक उपभोक्ता देने को तैयार होता है, यानी जो उपभोक्ता देने को तैयार होता है, और जितनी किसी वस्तु की कीमत होती है, यानी जितना दुकानदार किसी वस्तु की कीमत बोलता है और जितने वह देने को तैयार रहता है, इन दोनों का जो अंतर है वो क्या कहलाता है? आपका उपभोक्ता की बचत कहलाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है, उपभोक्ता की बचत के विचार की वैज्ञानिक व्याख्या किसने दी? उपभोक्ता की बचत की वैज्ञानिक व्याख्या यानी रॉबिन्स ने, मार्शल ने, कीन्स ने, तो किसने दी? या उपयुक्त तीनों गलत? तो क्या इसका राइट आंसर है? प्रोफेसर मार्शल ने। अब प्रश्न नंबर 55 पे जाएंगे। उपभोक्ता की बचत की सही गणना की जा सकती है, नहीं की जा सकती है, या का अनुमान लगाया जा सकता है, या उपयुक्त सभी गलत है? तो क्या है? उपभोक्ता की बचत की
से गणना क्या नहीं की जा सकती है, नहीं की जा सकती है। तो हमें पता है कि उपभोक्ता की बचत का अनुमान नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि हमें क्या पता है कि कोई ग्राहक जो है कितना देने के लिए तैयार है। अब ये तो उसका आंतरिक दिल पर निर्भर करता है कि वह कि उसकी कैसी स्थिति है, वह कितने रुपए खर्च करने के लिए जो तैयार रहता है कि ताकि वह वस्तु उसे छूट न जाए, यानी वस्तु उसे हासिल हो ही जाए। तो वह और उसकी कीमत के अंतर को क्या बोलते हैं? उपभोक्ता की बचत कहते हैं। तो इसका सही ढंग से जो है अनुमान या गणना नहीं की जा सकती है। अब प्रश्न नंबर 56 है, उपभोक्ता की बचत निम्नलिखित में से किसके लिए अधिकतम कही जा सकती है? तो उपभोक्ता की जो बचत होती है वो अधिकतम होती है अनिवार्य वस्तुओं की। ऐसा इसलिए होता है कि उपभोक्ता अनिवार्य वस्तुओं को पाने के लिए हर संभव क्या करता है? तैयार रहता है। वो कितने भी रुपए देने के लिए तैयार होता है। तो इसलिए इनका अधिकतम जो उपभोक्ता बचत है वो अधिकतम कही जा सकती है। यानी किस प्रकार की वस्तुएं? अनिवार्य वस्तुएं, जैसे खाद्यान्न हो गए, कपड़े हो गए। ये अब प्रश्न नंबर 57, उपभोक्ता की बचत का विचार निम्न में से किस पर आश्रित है? तो क्या क्रमागत तुष्टिगुण ह्रास नियम, क्रमागत उत्पत्ति नियम, सीमांत उत्पादकता नियम, एंजल्स का उपभोग नियम। तो ये 57 वाले क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्रमागत तुष्टिगुण ह्रास नियम है। यानी उपभोक्ता की जो बचत है ये यह विचार जो किस पर आश्रित है? यानी कि क्रमागत तुष्टिगुण ह्रास नियम कि जैसे जैसे हम क्या करते हैं, लगातार एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करते हैं, वैसे वैसे जो हमें सीमांत उपयोगिता हासिल होती है वो घटती हुई प्राप्त होती है। 58वां प्रश्न है, आरामदायक वस्तुओं पर उपभोक्ता की बचत अनिवार्यताओं की तुलना में कम होती है, अधिक होती है? तो अभी बताया मैंने कि जो क्या होते हैं, अनिवार्य वस्तुएं होती है उनकी यानी उपभोक्ता की बचत ज़्यादा होती है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा? कम। यानी जो आरामदायक वस्तुएं हैं इसमें उपभोक्ता की बचत क्या होती है? कम होती है। 59 वहाँ क्वेश्चन है, उपभोक्ता की बचत की धारणा आधारित है, यह किस नियम पर आधारित है? तो क्या कुल तुष्टिगुण ह्रास नियम पे, मांग के लोच पर, कुल तुष्टिगुण पर और सीमांत तुष्टिगुण पर उपभोक्ता की बचत। 59 यह कुल क्या है? कुल तुष्टिगुण ह्रास नियम पर आधारित। अभी भी एक क्वेश्चन इसी प्रकार से आया था पहले, ठीक है। ये वाला है और ये वाला लगभग ये सेम क्वेश्चन है कि जो उपभोक्ता की बचत की धारणा है वो किस नियम पर आधारित है? कुल तुष्टिगुण ह्रास नियम पर आधारित है। प्रश्न नंबर 60, उपभोक्ता की बचत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है क्रेता का आधिक्य। आधिक्य का मतलब होता है बचत, यानी जो खरीदने वाला है क्रेता है, क्रेता की बचत यानी उपभोक्ता, ठीक है। उपभोक्ता तो खरीदता है सामान। तो अब प्रश्न नंबर 60, प्रश्न नंबर 61, उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत में निश्चितता की दशाओं के अध्ययन चयन के साथ निम्नलिखित में से किसका ताल्लुक है? क्या व्यक्त अधिमान उपागम, मार्शल गणना की यानी जिसे बोलते हैं कार्डिनलिस्ट उपागम, हिग्स एलन का अधिमान वक्र उपागम। तो इसमें कोड दे रखें 1 2 2 3 1 3 या 1 2 3। उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत के अंत जो है किस चीज़ से संबंधित है?
यानी व्यक्त अधिमान उपागम से, मार्शल का गणनावाचक सिद्धांत से, या हिक्स एलन का अधिमान उपागम वक्र। तो ये क्या है, ये तीनों सिद्धांत जो हैं किस चीज़ से संबंधित है, ये उपभोक्ता के व्यवहार से संबंधित हैं। तो उपभोक्ता के व्यवहार के अध्ययन करते ये तीनों सिद्धांत। अब प्रश्न नंबर है 62। गिफिन विरोधाभास तब उत्पन्न होता है जब क्या प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक होता है, प्रतिस्थापन प्रभाव के बराबर होता है, प्रतिस्थापन प्रभाव से कम होता है, ऋणात्मक होता है तथा प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक होता है। तो इसका क्या है बताइए। ये क्या है, जब आय प्रभाव क्या होता है, प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक होता है। तो क्या है, प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक होता है, तब क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 30। तो 62 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जब क्या प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक होगा, यानी ये जो आय प्रभाव है, आय प्रभाव जब क्या होता है, आय प्रभाव क्या होता है, प्रतिस्थापन प्रभाव से क्या होता है, अधिक होता है, यानी इज ग्रेटर देन क्या सब्स्टिट्यूशनल इफेक्ट। तब क्या होता है, गिफिन का विरोधाभास उत्पन्न होता है, यानी और गिफिन के विरोधाभास में मांग का नियम का यह जस्ट उल्टा होता है। अब प्रश्न नंबर 63। प्रश्न नंबर 63 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जे.आर. हिक्स के मांग के अधिमान वक्र विश्लेषण को सही तौर पर प्रतिबिंबित करता है। ए वाला है मार्शल की पद्धति के साथ पेरेटो का सिद्धांत, पेरेटो की पद्धति के साथ पेरेटो का सिद्धांत, और पेरेटो की पद्धति के साथ मार्शल, और मार्शल की पद्धति के साथ मार्शल का सिद्धांत। तो जो हिक्स का मांग का जो अंधिमान जो वक्र है, इंडिफरेंस कर्व विश्लेषण है, वो क्या दर्शाता है, क्या प्रतिबिंबित करता है। 63 का क्या, पेरेटो की पद्धति के साथ मार्शल का सिद्धांत। ये जो पेरेटो का की जो पद्धति थी उसके साथ क्या मार्शल के सिद्धांत को क्या करता है, प्रतिपादित करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 64, 64वां क्वेश्चन है, मूल का जिसे कहते हैं कार्डिनल उपयोगिता सिद्धांत के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व धारणा आवश्यक नहीं है। यानी कार्डिनल उपयोगिता सिद्धांत, एक होता ऑर्डिनल जो हिक्स ने दी, लेकिन कार्डिनल मार्शल ने दी। तो कौन सी पूर्व धारणा आवश्यक नहीं, उपभोक्ता की विवेकशीलता, और द्रव्य की स्थिर सीमांत उपयोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, और उपयोगिता की योगात्मकता। तो ये जो तीन विशेषताएं ऊपर की, ये क्या है, जो उपयोगिता का जो सिद्धांत है उसके लिए होना जरूरी है। यानी ये मानता है कि जो मनुष्य क्या है, एक विवेकशील प्राणी है, और द्रव्य की जो सीमांत उपयोगिता होती है वो स्थिर होती है, और बाजार में जो कैसे प्रतियोगिता होती है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार पाया जाता है। ये इसकी मान्यता है। तो ये वाला डी वाला ऑप्शन क्या है, एकदम भिन्न है, वो आवश्यक नहीं है। अब है प्रश्न नंबर 65। प्रश्न नंबर 65 है, उपभोक्ता को एक निश्चित आय के खर्च से अधिकतम कुल उपयोगिता सामान्यतः प्राप्त होती है जब खरीदी गई प्रत्येक वस्तु की सीमांत उपयोगिता इकाई के बराबर हो। बी वाला है
खरीदी गई प्रत्येक वस्तु की सीमांत उपयोगिता का अपनी कीमत के साथ समान अनुपात हो। सी वाला है, खरीदी गई प्रत्येक वस्तु की सीमांत उपयोगिता का अपनी उत्पादन लागत के साथ समान अनुपात हो। तो ये वाला तो पूर्ण रूप से गलत है, क्योंकि ये तो उत्पादन की बात कर रहा है। खरीदी गई वस्तुओं की कीमतें समान हो, ये भाई कीमतें समान से कोई लेना देना नहीं है। ये दो ऑप्शन तो क्या हो गए, सीधे सीधे गलत हो गए। अब पहला और दूसरा है, तो इसको तो दूसरा वाला ऑप्शन क्या है, खरीदी गई प्रत्येक वस्तु की सीमांत उपयोगिता का अपनी कीमत के साथ समान अनुपात। यानी जो वो वस्तु खरीद रहा है उसकी जितनी कीमत है, कीमत और जितनी उससे उपयोगिता मिल रही है उस वस्तु से, वो क्या होनी चाहिए, यानी मार्जिन, यानी उपभोक्ता का संतुलन भी बोला जाता है, या अधिकतम संतुष्टि कब होगी, जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, मान मत कोई क्या एक्स वस्तु है और जितना उसका क्या प्राइस है, यानी प्राइस ऑफ एक्स। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर उसको उपभोक्ता को क्या होती है, अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति होती है। ठीक है। अब देखिए, यदि आप सिंपल से क्या किसी बुक में पढ़ते तो आपकी ये सारी चीज़ें जो है बिल्कुल एकदम ऊपर से दिमाग से सर से जो है सीधे उड़ जाती। लेकिन मैं आपको क्या कर रहा हूँ, प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या करा रहा हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत हेल्प आपको जो है मिलने वाली है। यहाँ पर यानी मेरा उद्देश्य कभी भी जो है रटना नहीं रहता है, मैं चाहता हूँ कि आप समझने का प्रयत्न करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 66, प्रकटित अधिमान उपागम का वर्णन इस रूप में कर सकते हैं, दृढ़ कर्म स्थापन या विवेकपूर्ण सुसंगत तथा संक्रामिता का, या विवेकपूर्णता एवं दुर्बल कर्म स्थापन का, और संक्रामिता तथा दुर्लभ कर्म स्थापन। जो प्रकटित अधिमान उपागम का वर्णन है वो क्या है, दृढ़ कर्म स्थापन पर आधारित होता है। यानी हम क्या करते हैं, दृढ़ संकल्प कर लेते हैं, उपभोक्ता क्या करता है, वो दृढ़ निश्चय कर लेता है कि मेरे लिए कौन सी आवश्यकताएं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सी कम है। नाउ क्वेश्चन नंबर 67 प्रश्न पे आइए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। यहाँ पर ये सूची फर्स्ट दी गई, ये सूची सेकंड है, ये नियम है, और ये मतलब क्या नियम है। तो गोसेन के प्रथम नियम, अभी मैंने बताया था कि गोसेन का प्रथम नियम क्या है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को बोलते हैं। यानी ए का ऑप्शन नंबर 4 वाला होगा। ग्रेसम का नियम क्या है कि अच्छी मुद्रा बुरी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। बी का 2, ये ए और डी वाला जो है मैच कर रहा है। ठीक है, ये ग्रेसम का क्या है, अच्छी मुद्रा बुरी मुद्रा को और क्या करता है, चलन से बाहर कर देता है। और गोसेन का नियम क्या है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है। और से का बाजार नियम क्या है कि पूर्ति अपनी मांग को स्वयं पैदा करती है, यानी मांग तथा पूर्ति से संबंधित है। और वैगनर का जो नियम है वो क्या है, सार्वजनिक व्यय की बात करता है वैगनर। यानी वैगनर एक ऐसे अर्थशास्त्री है जो सार्वजनिक व्यय की बात करते हैं। ये बोलते हैं कि सार्वजनिक व्यय से सार्वजनिक लाभ उस कंडीशन में अधिकतम होगा जब क्या है, जो उससे क्या करती, जो सरकार क्या करती, कर को लेती है, जब उससे लाभ भी उसी के बराबर हो जाए, तो ऐसा व्यय सरकार को करना चाहिए। यानी सरकार को किस प्रकार से व्यय करना चाहिए, सरकार को इस प्रकार से व्यय करना चाहिए कि जो वह टैक्स ले रही है और जो उस टैक्स लेने से जो जनता को लाभ पहुंचता है वो बराबर होना चाहिए। ये कहा है वैगनर ने। और दूसरा उन्होंने कहा है
कि सरकार जितने भी स्कीमों में क्या करती है, खर्च करती है, उससे जो अंतिम रूप से प्राप्त लाभ होता है सभी स्कीम में, वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ये दो सिद्धांत दिए थे, किसने दिए थे, वैगनर ने। तो इसे कहते हैं सार्वजनिक व्यय के बारे में उन्होंने उल्लेख किया है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो रहा है, 67 का जो है राइट आंसर कौन सा बैठ रहा है, देखिए आप मिलान करके। ऑप्शन नंबर डी वाला बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर डी वाला। क्लियर। अब है प्रश्न नंबर 68। जैसे जैसे उपभोक्ता की प्रारंभिक आय में वृद्धि होती है, वैसे वैसे कीमत रेखा समांतर दूरी से दाईं ओर विवर्तित हो जाता है, या आय उपभोग रेखा समांतर दूरी से दाईं ओर विवर्तित होता है, कीमत रेखा समांतर दूरी से बाईं ओर विवर्तित हो जाती है। उपभोक्ता वस्तुओं की अधिक मात्रा खरीदता जाता है। जैसे जैसे उपभोक्ता की प्रारंभिक आय में वृद्धि होती है, वैसे वैसे क्या होता है, तो बताइए, सोचिए थोड़ा कि क्या हो सकता है। तो इसका जो आंसर है होगा आंसर नंबर ए, कि कीमत रेखा समांतर दूरी से दाईं ओर विवर्तित होती है। ऐसे ये समांतर दूरी पर क्या होती है, कीमत रेखा ये दाईं ओर क्या हो जाती है, विवर्तित यानी ट्रांसफ़र हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है। कहाँ, दाईं ओर। जैसे जैसे क्या होते हैं कि उपभोक्ता की आय बढ़ती है, ये है IC1 है, ये IC2 हो जाएगा, ये IC3 हो जाएगा। तो जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो उपभोक्ता जो नए वक्र या नए IC वक्र पर क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है दाहिनी ओर और ऊपर की ओर। अब प्रश्न नंबर 69। एंजल्स वक्र तथा आय उपभोग वक्र में अंतर है, में कोई अंतर नहीं है यह अंतर है कि एंजल्स वक्र का ढाल सदैव धनात्मक होता है, जबकि आय उपभोग वक्र का ढाल धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। सी वाला यह अंतर है कि एंजल्स वक्र आय में परिवर्तन का केवल एक वस्तु की मात्रा पर प्रभाव दर्शाता है, जबकि आय उपभोग वक्र आय में परिवर्तन का x तथा y दोनों वस्तुओं की मात्रा में प्रभाव डालता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट जो आंसर है एंजल्स वक्र तथा आय उपभोग वक्र, वो है क्या, ऑप्शन नंबर सी में, कि एंजल्स वक्र सिर्फ एक वस्तु के उपभोग की मात्रा पर प्रभाव बताता है, जबकि जो आय प्रभाव है वो वो के एक्स तथा वाई दोनों ही वस्तुओं की मात्राओं पर प्रभाव बताता है। इसके चित्र में मैंने बता लेता हूँ आपको। ये है आपका उपभोग वक्र ICC यानी इनकम के कंज्यूमर कर्व। तो ये तो यो में होता IC1 IC2 IC3, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक्स और वाई ये दो वस्तुओं को बताता है, जबकि एंजल्स जो वक्र है वो सिर्फ ये होता है एंजल्स कर्व, इसको एंजल्स कर्व बोलते हैं, एंजल कर्व। तो एंजल कर्व क्या होता है, ये सिर्फ एक ही वस्तु को दर्शाता है और आय को बताता है कि आय जब बढ़ जाएगी तो उपभोक्ता और अधिक मात्रा में क्या करेगा, यानी किसी वस्तु का उपभोग करेगा। क्लियर। अब है प्रश्न नंबर 70। प्रश्न नंबर 70 क्या है, प्रश्न नंबर 70 है,
एक वस्तु के लिए आय प्रभाव उस समय धनात्मक होता है जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि के फलस्वरूप वस्तु के मूल्य में भी वृद्धि होती है, उपभोग में भी वृद्धि होती है, गुण में भी वृद्धि होती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो क्या होगा इसका? उपभोग में भी वृद्धि होती। एक वस्तु के लिए आय प्रभाव उस समय धनात्मक होता है, आय प्रभाव धनात्मक यानी जब आय बढ़ेगी तो मांग भी बढ़ेगी, मतलब जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि के फलस्वरूप क्या होता है? उपभोग में भी वृद्धि होती है। उपभोग मतलब मांग जब क्या होगी? बढ़ेगी। तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं? आय प्रभाव क्या है? धनात्मक है। प्रश्न नंबर 71 है, एंजल्स वक्रों का निर्माण किसने किया? एंजल्स वक्र का निर्माण किसने किया? तो इसका ऑप्शन नंबर है डी। 71 का ऑप्शन नंबर है डी कि एंजल्स वक्र का निर्माण किसने किया? ये एंजल एक अर्थशास्त्री हुए हैं, अर्नेस्ट एंजल। ये जर्मनी की एक जो है सांख्यिकी विद थे। ठीक, कहाँ के थे ये? जर्मनी के थे। जर्मनी की एक सांख्यिकी विद थे। तो इन्होंने इस एंजल्स वक्र को दिया था। एंजल्स वक्र मैं बार बार बता रहा हूँ इस प्रकार से, ठीक है ना? ये है एंजल वक्र, एंजल्स वक्र, ठीक है ना? ये आय है, ये आय को बताता है कि जैसे जैसे आय क्या होती है? बढ़ती है। एम से M1 हो गई, वैसे वैसे उपभोग भी क्या होता है? बढ़ता रहता। किसी जो एक्स वस्तु है उसका उपभोग भी क्या होता है? बढ़ता रहता है। अब है प्रश्न नंबर 71, तो हो गया 72 है। जब कीमत वक्र ऊपर की ओर समांतर दूरी से विवर्तित की जाती है तो कीमत अनुपात Px और Py का जो कीमत होगा वो कैसे रहेगा? समान रहेगा। ये जो यानी इनके बीच का अंतर कैसा रहेगा? वो समान रहेगा, Px और y वस्तु। अब है प्रश्न नंबर 73वां प्रश्न है, कीमत प्रभाव के अंतर्गत केवल एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन किया जाता है तथा अन्य वस्तुओं की कीमत को स्थिर मान लिया जाता है, या अन्य वस्तुओं की कीमत को भी बदला जाता है, या आय को स्थिर माना जाता है, या अन्य वस्तुओं की कीमत और आय को स्थिर माना जाता है। तो क्या होगा 73 का? ऑप्शन नंबर डी कि कीमत प्रभाव किसे कहते हैं? तो कीमत प्रभाव किसे कहते हैं? जब क्या होता है कि एक वस्तु की कीमत में तो परिवर्तन किया जाता है लेकिन अन्य वस्तुओं की कीमत और आय कैसी रहती है? स्थिर रहती है। तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे कीमत प्रभाव। यानी केवल एक वस्तु की कीमत जब क्या होता है? परिवर्तन होती है, लेकिन दूसरे वस्तु यानी जो अन्य वस्तु होती है उसकी कीमत में परिवर्तन नहीं होता है और न ही आय में परिवर्तन होता है, तब इस कंडीशन को बोलते हैं आय प्रभाव। अब है प्रश्न नंबर 74। प्रश्न नंबर 74 है, कीमत वक्रों के समांतर होने का कारण है? कीमतों का स्थिर रहना है, आय का स्थिर रहना है, दोनों पदार्थ पूर्णतः प्रतिस्थापन होते हैं, दोनों दो वस्तुओं का पूर्णतः पूरक होना है। तो क्या है? कीमत वक्र ये समांतर क्यों होते हैं? तो ये क्या होते हैं? समांतर जब क्या होते हैं? कीमतों का स्थिर रहने के कारण से। प्रश्न नंबर 75 है, आय उपभोग वक्र की शक्ल वस्तुओं की कीमतों पर निर्भर करती है, प्रकृति पर निर्भर करती है, मात्रा पर निर्भर करती है और बहुतायत पर निर्भर करती है। यानी आय उपभोग जो कर्व है वो किस पर निर्भर करता है? तो
ये जो है ये IC वक्र है, ये क्या IC1 है, ये IC2 है, ये IC3 है। और इसके लिए तो ये ऐसा कब होता है जब जो वस्तुएं कैसी होती है धनात्मक, जब वस्तुएं होती है सामान्य, जब वस्तुएं होती है तब ये ऊपर को रहते धनात्मक। और यदि वस्तुएं निम्न कोटि के हो तब यह वक्र ऐसा भी होता है। ये IC जो है वक्र है वो कैसा होगा जब वस्तुएं घटिया किस्म की होगी, तो ये IC वक्र कैसा होगा, यूं में हो जाएगा, यानी दाहिनी ओर नीचे की हो जाएगा, नहीं तो ये ऊपर कोई नहीं हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि आय उपभोग जो वक्र है IC यानी ICC जो वक्र है, ICC जो कर्व है वो किस पर निर्भर करता है, वो निर्भर करता है वो यानी क्या कहते वस्तुओं की प्रकृति पर, कि कोई वस्तु किस प्रकार की है, सामान्य वस्तु है या घटिया किस्म की वस्तु हैं, तो उनके हिसाब से इसका जो शेप है, ये शकल का मतलब है यहाँ पर आकार कैसा है इसका, यानी किस पर निर्भर करता है, वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार की वस्तु है। आइए प्रश्न नंबर 76 पर। आय प्रभाव सदैव ऋणात्मक होता है, सदैव धनात्मक होता है, या ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। तो वही वाली बात आ गई अभी कि आय प्रभाव क्या होता है कि ये वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है कि वस्तु किस प्रकार की है, यानी सामान्य वस्तु है या फिर जो घटिया किस्म की या जो है निम्न किस्म की वस्तु है। ठीक, क्लियर हो गया। 9 है। अब प्रश्न नंबर 77। एंजल्स वक्र एक वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं को प्रदर्शित करता है जिन्हें उपभोक्ता विभिन्न कीमतों पर क्रय करता है, आय स्तरों पर खरीदना चाहता है या परिस्थितियों में खरीदता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। एंजल्स वक्र क्या किन मात्राओं को प्रदर्शित करता है, जिन्हें बी वाला ऑप्शन अभी मैंने बताया था आपको, एंजल्स वक्र ये है आपका। इस वक्र को क्या बोलते हैं, एंजल्स वक्र बोलते हैं। इस वक्र को क्या बोलते हैं, एंजल्स वक्र। और ये आय के विभिन्न स्तर है, जैसे ये M और ये है M2। तो M पर वह कितनी मात्रा में, वो इतनी मात्रा में क्या कर रहा है, खरीद रहा है, वो क्यों मात्रा। जब आय बढ़ती है OM से OM1 हो जाती है, तो वह OQ1 मात्रा खरीद रहा है किस वस्तु की, X वस्तु। ये कोई सी भी एक वस्तु के बारे में यह अध्ययन करता है। क्लियर। अब है प्रश्न नंबर 78 है, निम्नलिखित कोटि या घटिया वस्तुओं के संदर्भ में आय प्रभाव, यानी जो घटिया वस्तु होती है उनमें आय प्रभाव कैसा होता है। तो इसमें क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक का मतलब है जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो आप क्या करेंगे, जो घटिया वस्तु होंगे उनका प्रयोग कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे, कम करेंगे। भाई आप तो अच्छी वस्तुएं को लेना पसंद करेंगे। यदि आपकी जॉब लग जाएगी लेक्चरर के एग्ज़ाम में, तो आप जो है नकली कपड़े लाएंगे, आप जो फेरी वालों से कपड़े नहीं खरीदेंगे, आप क्या करेंगे, मॉल में जाएंगे, वहाँ से अच्छी जो है कपड़े लाएंगे। क्लियर हो गया। इतने सरल जो है शब्दों में आपको समझाया जा रहा है, तो फिर भी नहीं समझेंगे तो बड़ी बेकार सी बात है। पर आशा है कि आप समझ रहे होंगे। ठीक है ना। 79वां क्वेश्चन है, एंजल्स वक्र आय में परिवर्तन का केवल एक ही वस्तु की मात्रा पर प्रभाव दर्शाती है, जबकि आय उपभोग वक्र, यानी जिसके लिए बोलते हैं इनकम कंज्यूमर कर्व, आय में परिवर्तन X तथा Y दोनों वस्तुओं की मात्रा पर प्रभाव दिखाता है। अभी मैंने बताया। तो क्या ये सही है, गलत है, अनिश्चित है, क्या है, ये सही बात है भाई। ठीक है। अब है प्रश्न नंबर 80।
प्रश्न नंबर 80 है 80। उदासीनता वक्र विश्लेषण में जो यानी इंडिफरेंस जो क्या कर्व होता है, एक समान संतुष्टि वाले विभिन्न वस्तु के संयोगों के बीच उपभोक्ता सदैव उदासीन रहता है, या भिन्न भिन्न संतुष्टि स्तर वाले संयोगों के बीच उपभोक्ता उदासीन रहता है, या एक ही उदासीन वक्र पर समान संतुष्टि स्तर बना रहना आवश्यक नहीं है, या उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए, एक समान संतुष्टि वाले विभिन्न वस्तु संयोगों के बीच उपभोक्ता सदैव उदासीन रहता है। आपको ये उदासीन कर्व बताए हैं। इन जो है यहाँ प्रमाणवत ए बी जितने भी संयोग होते हैं वो समान संतुष्टि को दर्शाते हैं, कि वो क्या करते हैं, समान संतुष्टि को दर्शाते हैं, और इसलिए जो है उपभोक्ता उनके प्रति कैसा होता है, उदासीन। यानी चाहे उसको ए वाला ऑप्शन मिल जाए, चाहे बी वाला मिल जाए, चाहे सी वाला मिल जाए, उसको क्या दिक्कत है, क्योंकि जब उसको समान संतुष्टि मिल रही है तो नो प्रॉब्लम। ठीक है। अब जैसा कि यदि आपको भूख लगी है माना, ठीक है, और यदि आपको रोटी चाहिए या चावल चाहिए, तो यदि आपके पास दो ऑप्शन जो दे दिया जाए, रोटी और चावल, तो भाई आपको तो भूख लग रही है, आपने तो खाना है, आपको भूख मिटानी, आपका उद्देश्य भूख मिटाना, तो आप चाहे चावल खाए चाहे रोटी खाए। तो यानी आप दोनों के प्रति कैसे होंगे, उदासीन होंगे, कि भाई आपको चाहे कुछ भी मिल जाए सब चलेगा। क्लियर हो गया? तो गाइस आज हमने कुल 40 प्रश्नों को हल किया है, बाकी अन्य प्रश्न नेक्स्ट डे को। तो आशा है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।